नमस्कार और स्वागत करते हैं हम आप सभी का एक बार फिर बायोलॉजी की वन लाइनर्स के अंदर, जिसमें अभी कुछ ही क्षणों में हम 100 वन लाइनर्स जो हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिन्हें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो कॉइलिंग है वो किस तरह की होती है। तो देखिए ये जो बात है, ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसके अंदर उन्होंने बताई थी कि डीएनए के अंदर जो कॉइलिंग होती है वो हमेशा राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। जैसे आपने स्टेयर्स देखी होंगी जो यूजुअली बाहर की तरफ इंस्टॉल करी जाती है लोहे की, वो उनमें कॉइल्स होता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह की आपने इस तरह से देखो तो ये राइट हैंडेड कॉइल्स होती है, हमेशा लेफ्ट हैंडेड नहीं होती। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, राइट हैंडेड। अगला सवाल देखिए कि डीएनए के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको आप यूज करोगे अगर आपको उसके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर आपको उसे तोड़ना हो तो आप कौन से एंजाइम को यूज करेंगे। तो H फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड और H फॉर हेलिकेज। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हेलिकेज एंजाइम को, जो जाकर के क्या कर देगा, डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर देगा। बॉडी के डिफेंस में कौन कौन सी सेल्स हैं आपकी बॉडी की जो इन्वॉल्व होती हैं। तो बॉडी के डिफेंस में हमारे कुछ सेल्स जो इन्वॉल्व होती है, कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स मेंशन है, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स फिर दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिनमें से कुछ एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती हैं। और न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जैसी ये सेल्स हैं, क्या करती है, ये डायरेक्टली जो है इनगल्फ कर जाती है, उनको निगल जाती है पूरी तरह, जो पैथोजेंस अगर होते हैं बॉडी में उनको। ओके, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होने वाली एक डिजीज का आपको नाम बताना है, उसका नाम है हे फीवर। तो हे फीवर जो इसके नाम में आपको फीवर जरूर दिखेगा, बट ये फीवर नहीं होता है एक्चुअली, ये एक एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन। आगे देखते हैं हम, अ मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एंटीजन। और जैसे जो भी आपका कोई भी पैथोजन है, सबके पास में अलग अलग एंटीजन होते हैं अपने अपने। जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसने अगर आपकी बॉडी पे अटैक किया है तो उसमें कोई फॉर्म ऑफ एंटीजन ज़रूर होगा। कोई पैरासाइट है तो सबका कोई ना कोई एंटीजन एक फॉर्म होता है, और ये जो एंटीजन है इसी की वजह से बाद में जाकर के हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ए नॉन इन्फेक्शियस अननेचुरल अनयूजुअल रिएक्शन टू ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है जो कि इन्फेक्शियस नहीं है, नॉर्मली आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ज़्यादातर लोगों को उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कुछ लोगों को अननेचुरली एक अनयूजुअल रिएक्शन होगा उनकी बॉडी में उस सब्सटेंस की वजह से, उसे हम क्या बोलेंगे, एलर्जी। जैसे कि आप मान लीजिए सबसे कॉमन एग्जांपल डस्ट एलर्जी है। तो डस्ट के पार्टिकल्स थोड़ी बहुत सॉइल से ही ओरिजिनेट होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। सब लोगों को उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं होती इस तरह की। ये सैंड पार्टिकल्स जो हैं ये इन्फेक्शियस भी नहीं होते, बट स्टिल कुछ लोगों को उनसे प्रॉब्लम होती है, तो हम उस स्पेसिफिक सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एलर्जी बोलेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये केवल और केवल किन में पाई जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन के बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ये सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है, तो एक्टिव मतलब कि आपने एक्टिवली कुछ काम किया है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि कोई अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है उसकी उससे अगर आपको रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए आपकी बॉडी में, तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। और ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, जब आपकी बॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट या फिर उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम होता है। वो कौन सा होता है, आईजीजी। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा आईजीजी। एक इंसेक्ट बाइट है, जैसे आपने अगर एंट भी लिया है, चींटी भी जब आपको खा जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, उससे हम बायोलॉजी की या मेडिसिन की लैंग्वेज में इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। उस स्पॉट पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, जब भी आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा वो इन्फ्लेमेशन कॉज कराएगा, तो हम हिस्टामिन को इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी बोलते हैं। उसके अलावा काइनिन्स हो सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल ब्रेडिकाइनिन होता है, तो काइनिन्स भी आप याद रख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ याद रखना है दैट इज हिस्टामिन। एंटीबॉडीज क्या होता है, अगर उनके नेचर देखो, केमिकल उसका कंपोजिशन देखो, तो आपको पता चलेगा कि एंटीबॉडीज जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है वो कौन से सेल्स के द्वारा बनती है, बी सेल्स जो है आपकी बॉडी के, या फिर बी लिम्फोसाइट्स जो है ये क्या करते हैं, ये फाइनली एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं।
एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी एक वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है, उसको जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ड्रॉ की जाती है। जो कंप्लीट लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, जो बाहर वाली है कंप्लीट वाई जो मैंने बनाया है, दैट इज नोन एज हैवी चेन। और अंदर की तरफ दो जो लाइंस जिनको सिर्फ मैंने इतना ही ड्रॉ किया उनको लाइट चेन्स बोलते हैं। तो एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन्स पाई जाती हैं और 2 ही हैवी चेन्स पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप का पहचान या फिर अलग अलग ब्लड ग्रुप हम किस बेसिस पे बताते हैं? हम ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन करते हैं कौन सा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी। और अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो ये इस बेसिस पे हमने 4 ब्लड ग्रुप्स क्लासिफाई किए ए बी यू ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ब्लड ग्रुप ए की अगर आप बात करें तो अगर आप एंटीजन यहाँ पे पूछोगे तो एंटीजन हमारे पास में कौन सा है? ए। और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है आरबीसी के, सॉरी यहाँ पे आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा, बॉडी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, एंटीजन। आरबीसी के ऊपर हमें ए एंटीबॉडी मिलेगी। और अगर यहाँ पे एंटीबॉडी की बात करी हुई थी, ए तो है एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी आपको एक ब्लड ग्रुप के अंदर सेम नहीं करना है। तो जो ए ब्लड ग्रुप वाली ए एंटीजन है उसके अंदर हमें मिलेगा बी एंटीबॉडी। ठीक है। द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है, जो मदर और जो फीटस है उसके बीच का जो कनेक्शन है उसको सारी एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं कर पाती हैं, उसको सिर्फ आईजीजी टाइप की जो एंटीबॉडी है वो क्रॉस कर पाती है। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज है जिसमें आईजी है। आईजी यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। नेचर वाइज कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है इनका नेचर। और ये कितने टाइप की होती है? आईजीजी होता है, आईजीडी होता है, आईजीएम, आईजीए और आईजीई। ये 5 तरह की एंटीबॉडीज जो हैं हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ओके। एडेनिन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो हमेशा किससे बाइंड करेगा? एडेनिन हमेशा जाकर के बाइंड करेगा थाइमिन से। ठीक है। और इसी तरह साइटोसिन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है वो किससे बाइंड करेगा? वो बाइंड करेगा गुआनिन से। अगर जो 917 क्वेश्चन है यहाँ पे अगर मैं डीएनए को हटा करके आरएनए कर दूँ तो बताइए आंसर क्या होगा? एडेनिन यहाँ पे फिर किस में बाइंड करेगा? जो आरएनए है उसके अंदर बाइंड करेगा यूरासिल में। क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर तो थाइमिन प्रेजेंट ही नहीं होता है। ओके। नाइट्रोजिनस बेसिस बाइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस जो है जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। ये जब एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे तो इनके बीच में किस तरह की बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे पाया जाता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में। ठीक है। आपको साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है। किस तरह के बॉन्ड्स हैं ये जो मैंने ड्रॉ करे ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। माइटोसिस आपको कौन से सेल से मिलेगा? नॉर्मली जो भी आपका डिवीजन होता है, जैसे पहले जब आप पैदा हुए होंगे आपकी साइज इतनी रही होगी, उसके बाद में आपने देखा होगा धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे भी सेल्स का डिवीजन हो रहा होगा रेगुलरली। जैसे आपने अगर छोटे बच्चे का पाम देखा होगा तो आपको इतना सा मिलेगा। एक एडल्ट का पाम बहुत ज़्यादा उसमें आपको लेंथ में या फिर आप बोले साइज में किसी भी ऑर्गन का देखोगे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें हम सोमेटिक सेल्स के नाम से जानते हैं और उन सेल्स में जितने भी डिवीजन होते हैं वो सारे आपके होंगे माइटोसिस की हेल्प से। और मियोसिस आपका केवल और केवल पाया जाता है गैमेट्स का फॉर्मेशन जहाँ पे हो, जहाँ कहीं भी जब कभी भी आपको ये बोला जाए कि स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है या फिर ओवम का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? मियोसिस होगा। यहाँ पे माइटोसिस की कोई भी जगह नहीं है। तो या तो आप मियोसिस याद रख लें कहाँ पे होता है, उसके अलावा जो होगा वहाँ पे माइटोसिस होगा। मियोसिस के अंदर कितने सेल्स बनते हैं? एक सेल से मियोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और इसी तरह माइटोसिस के अंदर क्या होगा? एक सेल से सिर्फ 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। हाउस फ्लाई जो है घरेलू मक्खी, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? उसके अंदर 12 क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने बोला था 46 होते हैं, इसी तरह से जो हाउस फ्लाई है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 12 हैं। ओके। और एक पी का और याद रख लेंगे हम, क्यों? क्योंकि पी जो है वो मेंडल का बहुत ही चहेता प्लांट था, मेंडल ने इसे यूज़ किया था। तो पी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 12 क्रोमोसोम।
अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपको ये पता चल जाता है कि दोनों पेरेंट्स से एक्स क्रोमोसोम आया है, यानी कि मदर के पास तो एक्स के अलावा कुछ है ही नहीं, एक्स ही है सारे एक्स के अंदर। अगर आपको ये भी पता चल जाता है कि स्पर्म भी वो वाला फ्यूज हुआ है एक्स से जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो क्या होगा, गर्ल होगी वो एक, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे जेनेटिक कंपोजिशन पता चल चुका है और हम जानते हैं कि गर्ल का या फीमेल का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो होगा एक्स क्रोमोसोम, और एक्स वाई क्रोमोसोम जब होगा तो क्या होगा, बॉय। तो यहाँ आपको अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्रोमोसोम जो है, ये तो हमें मालूम है कि आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं और आधे क्रोमोसोम मदर से आते हैं, लेकिन कौन से पेरेंट से आने वाला क्रोमोसोम जो है बेबी का जेंडर डिसाइड करता है, या फिर लिंग का निर्धारण जो है वो माता और पिता में से किसके गुणसूत्र से डिसाइड होता है, गुणसूत्र से डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है फादर की। और फादर में भी जो बाकी के क्रोमोसोम्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जेंडर को डिसाइड करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के अंदर कौन सा आपका पार्ट आया है, स्पर्म के अंदर आपका एक्स है या फिर वाई है, उस चीज के बेसिस पे डिसाइड होगा कि जेंडर जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा बेबी का। ओके, एडिबल पार्ट जो है कोकोनट का, एडिबल पार्ट कौन सा होता है, जो कोकोनट का वाटर होता है, और कोकोनट के वाटर के बाहर भी जो व्हाइट वाला पोर्शन हम खाते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है एंडोस्पर्म। तो कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो होता है एंडोस्पर्म, जो कि एक्चुअल में क्या था, जब कोकोनट डेवलप हो रहा होगा तो जो एम्ब्रियो था उसके लिए न्यूट्रिशन था, बट लास्ट में वो और रिमेनिंग बच जाता है और उसको हम एक एडिबल फॉर्म की तरह हम लोग यूज कर लेते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग बींग्स हैं, वो आपके बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे और एबायोटिक के अंदर आपके बाकी आ जाएंगे जितने भी नॉन लिविंग फॉर्म्स हैं, वो जैसे आपका सॉइल है, टेम्परेचर है, एटमोसफियर है, ये सारी चीज़ें। पहली एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आ गया है। मान लीजिए अभी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जो है वो मेरी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो वो एंटर करते ही जैसे ही आपकी बॉडी को पता चलेगा कि कोई ना कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगी, सबसे पहले IgM एंटीबॉडी को भेज देंगी कि ये जाकर के थोड़ी देर उनसे फाइट करेंगी। तो IgM एंटीबॉडी को इसी वजह से वेलकम एंटीबॉडी भी बोलते हैं, यानी कि कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आया उसके स्वागत के लिए सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी पहुंची, IgM। तो आप इसको वेलकम से भी याद रख सकते हो, वेलकम में है W और हमारी एंटीबॉडी कौन सी है, M, सिंपल। Which type of antibody is responsible for secondary immune response? Secondary immune response के लिए कौन सी, अब जब देखिए IgM से कुछ ना हो पाए या फिर हमें ऐसा लगे कि हम यहाँ पे जंग हार रहे हैं एंटीजन से, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, IgG एंटीबॉडीज को भेजेगी। सिमिलरली अगर सेम इन्फेक्शन जो है, जैसे आपको मान लीजिए कोई एक जैसे ट्यूबरक्लोसिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, टीबी का, टीबी मान लीजिए किसी भी एक पर्सन को पहले हो चुका है, अगर उसमें फिर से टीबी का इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो IgM नहीं जाएगी। इस बार जब इन्फेक्शन दूसरी बार हुआ है तो हमने क्या किया कि IgM से तो काम होगा नहीं, अब तो हम दूसरी एंटीबॉडी भेजेंगे और वो कौन सी होगी, IgG। ठीक है, आपको कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल बताने, जैसे कि पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, यूट्रिकुलरिया है, ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। हाईली एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको प्लांट, टोबैको के अंदर जो तंबाकू है उसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से आपके टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। तो निकोटीन जो प्रेजेंट है टोबैको के अंदर, उसकी वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। वैसे देखा जाए तो टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं स्मोकिंग के पर्पज़ के लिए, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे उनमें से कार्सिनोजेंस होते हैं, अलग अलग उनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, अलग अलग वो चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं। सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक ही केमिकल की बात करेंगे, बट क्वेश्चन से रिलेवेंट जो केमिकल है दैट इज निकोटीन। इन्फ्लेमेशन के टाइम पे कौन सा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सीक्रेट होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, हिस्टामीन। फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी सबसे पहले जब एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ होगा किसी कहीं पे भी आपके जो इकोलॉजिकली अगर हम देखें जिस एंसेस्टर के अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन हुआ है एंटीबॉडी का, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था IgM का। तो फाइलोजेनेटिकली जाति इतिहास के आधार पर सबसे पुरानी एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। The first form of milk produced by the mammary glands of mammals immediately following the delivery of the baby, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके बाद में जो सबसे पहला मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है मैमल्स के अंदर, उसके लिए एक अलग से नाम है कोलोस्ट्रम।
तो इसके लिए ये अलग से नाम देने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोलोस्ट्रम जो है ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस न्यू बॉर्न बेबी को रिक्वायर्ड है, और इसके साथ साथ एक एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है कोलोस्ट्रम के अंदर, और वो कौन सी होती है, वो होती है IgA एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी उसको, उस बेबी को होने कुछ इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे कि छोटे बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके अलावा डायरिया भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एंटीबॉडी है जो एक बेबी को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए कोलोस्ट्रम जो है उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इट शुड बी डायरेक्टली गिवन टू द बेबी, यानी कि वो बेबी को पिलाना चाहिए। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इन्होंने क्या किस चीज़ के बारे में बताया था ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या इन्होंने कोई वैक्सीन डिस्कवर करी थी, किसी डिजीज़ के बारे में क्या इन्होंने कुछ बताया था? चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। गामा ग्लोबुलिन्स जो हैं वो कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं आपके लिम्फ नोड्स में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। हिस्टामिन जो हमने बोला था इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, आखिरकार ये हिस्टामिन आया कहाँ से? हमने ये तो बोल दिया कि हिस्टामिन जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा या फिर स्वेलिंग आ जाएगी, लेकिन हिस्टामिन आया कहाँ से? ये आया है मस्ट सेल से। ये मस्ट सेल नहीं है, एक्चुअली दे आर मास्ट सेल्स, ठीक है, बट यू कैन रिमेंबर इट एज मस्ट सेल्स। तो ये प्रोड्यूस करेंगे आपके हिस्टामिन। हिस्टामिन से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। हिस्टामिन से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं? ब्लड के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, और इनके अंदर भी मतलब बाकी भी होंगे, फाइब्रिनोजन के अलावा प्रोथ्रोम्बिन होगा, उसके अलावा भी स्मॉल क्वांटिटीज में और प्रोटीन्स हो सकते हैं, बट ये 3 मेन है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। फंक्शन का सबसे मेन रोल या प्राइमरी फंक्शन क्या है ब्लड का? ब्लड का प्राइमरी फंक्शन इतना ही है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इन सबको ले जा करके सेल के पास छोड़ दे, और सेल के पास में जो भी वेस्ट सब्सटेंस है, जैसे कोई अगर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, और कोई वेस्ट सब्सटेंस उसको वहां से लेकर के वापस बॉडी के बाहर निकाल दे। तो सिंपल ये आपका पूरा ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है सेल को, जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेल तक पहुंचा दी, और सेल के पास जो भी वेस्ट था वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। सबसे अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन या सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जरूरी है? आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जैसे सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, वाटर का कितना अमाउंट ब्लड में होना चाहिए, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिंडल शेप के कुछ सेल्स हैं आपकी बॉडी में। स्पिंडल शेप देखिए, ये शेप होता है जो दोनों एजेस से तो इस तरह से बहुत ही कॉनिकल सा होता है, और बीच में बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलिंग पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। इसमें कोई भी स्ट्राइशंस नहीं है। ये किसमें पाई जाती है? स्मूथ मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये स्मूथ मसल्स जो हैं, जैसे आपके इंटेस्टीन में जो हैं, जैसे आपके किडनी, जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके स्मूथ मसल्स के। और यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या, पहला कि इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, और दूसरा स्ट्राइशंस इस तरह से, अगर ये देखिए, ये अगर ये पैटर्न प्रेजेंट होता तो हम इनको बोलते हैं स्ट्राइशंस, और ये नहीं होते हैं आपकी स्मूथ मसल्स के अंदर। अगला देखिए, अगले के बारे में बोला है कि ये ब्रांच्ड होती हैं, स्ट्राइटेड होती है, यानी कि इनके अंदर ये ज़ेब्रा वाला पैटर्न होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आपकी कौन सी मसल्स है? ये बताया है कार्डियक मसल्स के बारे में। कार्डियक मसल्स के अंदर की प्रॉपर्टीज ये होती हैं। और उसके अलावा स्केलेटल मसल्स की आप बात करो तो स्केलेटल मसल की शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल शेप की होती है ये मसल। सिलेंड्रिकल शेप आपको सबको मालूम होगा, ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्राइशन मतलब ये देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जेब्रा वाला पैटर्न इसमें प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो स्ट्राइशंस केवल और केवल 2 मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कौन सी? एक तो आपकी स्केलेटल है और दूसरी है कार्डियक। और इसके अंदर न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं, बट वो साइड्स में लोकेटेड होते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन तीनों मसल्स को सेपरेट करते हैं। वो तीनों हमने एक साथ दे दिए। स्केलेटल मसल्स आपकी ज़्यादातर कहाँ होती हैं? आपकी बोन्स के साथ में अटैच्ड होती हैं। और जितना भी आपका मूवमेंट है, मूवमेंट आप जो वॉलेंटरली करते हो, वो सारा किसकी हेल्प से होता है? आपके स्केलेटल मसल्स की हेल्प से।
स्केलेटल मसल क्या क्या काम करती है देखिए, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, चलने फिरने में, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस आप बनाते हो उन सब में आपको मसल्स हेल्प करती हैं। पोस्चर जो आपका है, जैसे आप बैठे हो, खड़े हो, सो रहे हो, इन सब के टाइम पे जो भी आपका पोस्चर है ये भी आपका कौन सी मसल्स की हेल्प से बनता है, स्केलेटल मसल्स की। कार्डियोमायोसाइट्स यानी कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होती हैं और वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। उन जंक्शंस का नाम क्या है? उन जंक्शंस का नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क आपको कौन सी मसल्स के अंदर मिलेंगी? तो इंटरकैलेटेड डिस्क आपको केवल और केवल मिलेंगी कार्डियक मसल्स के अंदर, ठीक है, यानी हार्ट के अंदर। स्केलेटल मसल जो है उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्या लगता है कि कौन से सेल ऑर्गेनल जो है वो स्केलेटल मसल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे? वही होंगे जिसको एनर्जी बहुत ज़्यादा जो बना पाते हैं, और वो सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिस मसल को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी उतने ही अधिक नंबर में होंगी। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिपोक्रेट्स जो है उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस इजी आपसे पूछे जा सकते हैं। मेडिसिन की वो ब्रांच जहाँ पे मेडिकल केयर हो इन्फेंट्स की, चिल्ड्रन की और एडोलेसेंट्स की, ठीक है, यानी टीन एज तक जो बच्चों की, यानी 18 ईयर्स तक होता है यूजुअली, इन सब की अगर मेडिकल केयर जिस ब्रांच में इन्वॉल्व है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज पीडियाट्रिक्स, ठीक है। एक डिवाइस है जिसको यूज करते हैं, यूज टू लिसन द साउंड मेड बाय द हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा आपको ये रिलेट कर पाओगे हार्ट और लंग्स से। डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हो सबसे पहले डॉक्टर आपको सांस लेने को कहता है और स्टेथोस्कोप जो एक डिवाइस अप्लाई करता है आपके लंग्स के ऊपर, हार्ट के पास में और इवन आपके बैक में भी, ठीक है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट आपका होता है स्टेथोस्कोप, ओके। ऑनियन का एडिबल पार्ट कौन सा है? प्याज का जो पार्ट खाते हो वो कौन सा होता है? वो एक्चुअली उसकी लीव्स होती हैं, ठीक है। जो एडिबल पार्ट आप ऑनियन का खाते हो, ठीक है, तो अनियन की नीचे की तरफ ये रूट्स प्रेजेंट होती है और यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको एक वाइट सी स्ट्रक्चर आपको मिलती है जब भी आप काटते हो। वो कंप्रेस्ड उसकी स्टेम होती है और बाकी जितना भी प्याज का पार्ट होता है जो आप खाते हो उस तरह से वो पूरी लीव्स होती है। एक्चुअल में प्याज ऐसा होता है बट आपके पास आप जब रिसीव करते हो यहाँ से काटा जाता है, ओके। सो ऑनियन क्या है? एक्चुअली लीफ है जो आप खा रहे हो वो। निमोनिया जो है आपके कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करती है? निमोनिया लंग्स को इफेक्ट करती है। कॉलीफ्लावर जो है आपका, गोभी है, उसमें जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा होता है? एडिबल पार्ट होता है इन्फ्लोरेसेंस। सिंगल फ्लावर नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर का गुच्छा पाया जाता है हमेशा, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन्फ्लोरेसेंस या फिर पुष्प गुच्छ। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है ब्लू व्हेल, जिसका साइंटिफिक नेम है बेलेनोप्टेरा मस्कुलेंस। स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है वर्ल्ड के अंदर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले एनिमल की बात करी गई थी यानी पूरे एनिमल किंगडम का, और यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैमल की। तो बम्बल बी बैट जो है वो सबसे छोटा मैमल है, ओके। बलीन वेल की बात करी गई है। बलीन वेल जो है ये जब अपना भोजन खाती है तो ज्यादातर इसकी डाइट जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है जू प्लैंक्टन से, ठीक है, जू प्लैंक्टन, जंतु पलवक। RH फैक्टर जो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो ब्लड से रिलेटेड मैक्सिमम जो डिस्कवरी है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड वो लैंडस्टीनर ने ही करी थी, और लैंडस्टीनर के साथ में यहाँ पे एक और साइंटिस्ट हैं जो कि कौन से हैं? वीना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और वो भी स्पेसिफिकली अगर हम बोले इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था उनके नाम से किसे जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन जो थे उनको जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यीस्ट और मशरूम ये दोनों एडिबल होते हैं, सॉरी यीस्ट, आई डोंट नो यीस्ट, हाँ यीस्ट पे एडिबल होता है। यीस्ट और मशरूम ये दोनों एडिबल हैं और ये दोनों कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? ये दोनों बिलोंग करते हैं फंगाई किंगडम से, ठीक है। पहले हमने ये भी बात करी थी फंगाई में जो एडिबल है वो मशरूम होते हैं। और एक और चीज़ यीस्ट के बारे में कि यीस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर होता है, ओके, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? जो दूध से दही हम जमाते हैं उस टाइम पे एक्चुअली हम कौन से बैक्टीरिया डाल रहे होते हैं दूध के अंदर? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? ये आपका जो मिल्क है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड के अंदर, ठीक है, ओवरनाइट, और जब हम सुबह मिलते हैं आपको दही बना हुआ मिलता है। कितने वेरिएबल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी के ऊपर? एंटीबॉडी के अंदर वेरिएबल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं 2। स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडी का? अगर शेप हम बात करें एंटीबॉडी की तो ये आपका अल्फाबेट Y जो है उसके आकार की होती है, यानी कि इस तरह से होती है, ठीक है।
व्हाट इज द नॉर्मल रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, देखिए बैक्टीरिया की सेल में मिलता है। जब भी बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, जिसे हमने क्या बोला था, बैक्टीरियोफेज, ये जब भी अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो ये एंजाइम रिलीज होता है और ये टुकड़े टुकड़े कर देता है जो डीएनए है उसका, जो फेज बैक्टीरियोफेज उस पर अटैक कर रहा है उसके डीएनए को पूरा ब्रेक कर देगा। ठीक है, सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला वेक्टर कौन सा है? तो ये बात की जा रही है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जब डीएनए ट्रांसफर किया जाता है एक सेल से लेकर के दूसरी जगह पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस वेक्टर की बात करी जा रही है। सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं उनको। ठीक है, जो कोरिएंडर है, धनिया है, उसका एडिबल पार्ट कौन सा है? सीड उसके एडिबल पार्ट है, तो सीड जो है उनको क्रश करके पाउडर बनाया जाता है जो हम वैसे यूज करते हैं। और ग्रीन जो पार्ट है पूरा, अगर प्लांट की बात करें तो लीव्स और लीव्स के साथ साथ स्टेम जो है इसको भी यूज किया जाता है कोरिएंडर में। धनिया हम सब मालूम है घर पे यूज करते हैं। ड्रूप टाइप के फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ड्रूप फ्रूट के टाइप है बहुत सारे, उनमें से एक टाइप है ड्रूप, जिसके दो एग्जाम्पल्स है जो कि कौन कौन से, मैंगो एंड कोकोनट। ये दोनों आपके ड्रूप टाइप की फ्रूट में आते हैं। ठीक है, अगर एक आपके पास में मॉलिक्यूल है जिसमें 2 से 20 न्यूक्लियोटाइड है, उसे आप क्या बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। जब हमने ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करी थी तब हमने 3 to 10 की बात करी थी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ऑलिगो का बेसिकली यही मतलब होता है कि शॉर्ट होना चाहिए। कोई पॉलीमर के अंदर तो इतने मोनोमर्स होते हैं जिसे हम गिन नहीं पाते हैं, बट जैसे यहाँ पे 2 to 20 है, इसे हम गिन सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। Enzymes that recognize and cleave specific 4 to 8 base pair sequence of DNA are ये enzymes होते हैं आपके restriction endonuclease। अब देखिए जैसे ये आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर ये बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, क्या करते हैं, ये कोई एक इनकी स्पेसिफिक जगह होती है, वहाँ पे जाकर के डीएनए को वहाँ से कट कर देते हैं। जैसे मैंने बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उनके डीएनए को टुकड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको पूरा नष्ट कर देते हैं। एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं, वो एक्चुअली में कौन से टीथ होते हैं, क्योंकि हम टीथ के टाइप पढ़ चुके हैं, ये आपके बेसिकली होते हैं इंसिजर, यानी आपके सबसे सामने के जो दांत हैं वो इंसिजर जो है वो हाथी के अंदर एनलार्ज हो जाता है और वो बना लेता है टस्क। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी जहाँ पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और हमने बात करी थी एंटीबॉडीज को कौन सी सेल्स बनाती हैं, बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती हैं। अगर एक मैन है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है और एक वुमन है जिसका ब्लड जो है वो RH नेगेटिव है, तो इनका पहला चाइल्ड जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के हीमोलाइटिक डिजीज की जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी से, यानी सेकेंड से। ओके, अगर किसी पर्सन को एस्थमा के अटैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि हो सकता है वहाँ पे उनके एनवायरनमेंट में पॉलन ग्रेन्स बढ़ गए हों, या फिर अगर जैसा पॉलन डिस्पर्जन के बहुत सारे सीजन होते हैं अलग अलग टाइम पे, जैसे विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है उनसे अगर किसी को एलर्जी है तो हो सकता है उसको एस्थमेटिक अटैक्स जो है वो बढ़ रहे हों। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो जन्म से ही आपके पास होती है, आपको उसमें कोई भी मेहनत नहीं करनी है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपकी पेरेंट्स है उसके जैसी होती है, यानी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप जब पैदा हुए हो तब से आपकी है। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आपको जो भी जॉब चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो पैसिव इम्यूनिटी इज लाइक दैट ओनली। पैसिव इम्यूनिटी में क्या करना है आपको, वो एक्टिव इम्यूनिटी थी जो मैं बोल रही थी कि एक्टिव इम्यूनिटी इज इक्विवेलेंट टू जो आपको जो जॉब चाहिए वो, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताएं, जैसे स्नेक बाइट है, किसी को अगर सांप खा जाता है तो उस केस में उनको जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उनको एंटी वेनम दिया जाता है। एंटी वेनम वो केमिकल है जो जहर जो है उसके अगेंस्ट काम करेगा, और उस एंटी वेनम के अंदर क्या होती है, पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर आपको पहले से बनाई हुई, और ये पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज ये ज़्यादातर हॉर्स के अंदर बनाई जाती हैं, वो एंटीबॉडीज अगर आपको दी जाती हैं तो आपको कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? पैसिव इम्यूनिटी। कुछ नहीं है, आपने अगेन आपकी बॉडी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। RH फैक्टर जो है, RH का नाम मतलब क्या है, यहाँ पे RH कहाँ से लिया गया? क्योंकि इसकी डिस्कवरी रीसस मंकी के ऊपर करी गई थी, तो वहां से यहाँ पे हमने RH जो है वो ले लिया है। सेगमेंट्स ऑफ एंटीजन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी, एंटीजन के ऐसे हिस्से जिनको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एपिटॉप्स। अगर RH नेगेटिव मदर है
और अगर उसके अंदर जो फीटस है, मदर के अंदर जो बेबी है, वो अगर RH पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक डिजीज का रिस्क होता है। और वो डिजीज कौन सी है? वो डिजीज जानी जाती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के साथ में, या फिर हीमोलाइटिक अनीमिया, या और हीमोलाइटिक डिजीज। तो ये कुछ नाम है। तो ये RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली यही है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप मान लीजिए A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या फिर O नेगेटिव है, यानी किसी का भी आपका AB ब्लड ग्रुप में से जिसका भी नेगेटिव अगर है मदर का ब्लड ग्रुप इनमें से, और बेबी का कोई भी ब्लड ग्रुप हो बट पॉजिटिव हो, तो बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव तभी हो सकता है जब फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे उनको एक प्रॉब्लम हो सकती है, उस बेबी के अंदर एक डिजीज का रिस्क हो सकता है, और उस डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो जो ब्लड ग्रुप है वो आपको एंटीजन बताना है। तो A ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा? एंटीजन होगा A, और आपको एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं बतानी है। तो हमारे पास में A के अलावा जो एंटीबॉडी हम वो बताएंगे, जो कौन सी हो जाएगी? B। सिंपल है एकदम। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट किस किस से बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। रेड डेटा बुक जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो रेड डेटा बुक पब्लिश करी जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा। अब ये जो रेड डाटा बुक है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स अगर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन भी होती है, उनके ऊपर अगर कोई खतरा है एक्सटिंक्शन का, गायब होने का, विलुप्त होने का अगर कोई भी खतरा है उनके ऊपर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी रेड डेटा बुक के अंदर। कौन से इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं ऐसे जो पहले एशियन हैं जिनको एक अवार्ड मिला है जो बहुत ही फेमस है इकोलॉजी के अंदर, जो है आपका हेरिटेज हीरोज अवार्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक अवार्ड का नाम है पूरा, हेरिटेज हीरोज अवार्ड बाय IUCN। ये इंडिया के और एशिया के केवल एक ही पर्सन को मिला है, फर्स्ट एशियन को 2016 के अंदर ये मिला था, और इनका नाम है विभूति लहकर। ओके, ये नाम आप याद रखें। ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स टाइप से भी हो गया क्वेश्चन। नीम कोटेड यूरिया जो है, नीम कोटेड यूरिया ज़्यादा बेहतर क्यों है यूरिया से? क्योंकि एक तो ये क्या करती है, पेस्ट जो है, कीटों के हमले को कम करती है, और दूसरा सॉइल की सेहत जो है, सॉइल के स्वास्थ्य में सुधार करती है, इम्प्रूव्स द सॉइल हेल्थ। तो इसीलिए अभी जो है वो गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो यही हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में नीम कोटेड यूरिया जो है वो बनाई जाए। मिलेट्स जो है, जैसे आपके बाजरा और बाजरा की वैरायटी के जो आपकी जो और फसल होती है, इनको न्यूट्री सीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से? तो अगर हम कहें तो आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं सीरियल्स के अंदर। इसके अलावा अगर कम अमाउंट्स की बात करो तो कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं मिलेट्स के अंदर, बट ये जो नाम हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इनका अमाउंट तो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है मिलेट्स के अंदर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करी जाती है, जिसमें सिटीज़ में और स्टेट्स में बताया जाता है कि कौन कितना पोल्यूटेड स्टेट है। इसमें हम जो मेजर करते हैं, अब सारे पोल्यूटेंट्स को तो हम मेजर कर नहीं सकते, तो हम 8 पोल्यूटेंट्स मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कितने पोल्यूटेंट्स मेजर करते हैं? 8 मेजर करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो हैं, एक तो पार्टिकुलेट मैटर जिनकी साइज 10 हो, जिनका डायमीटर 10 हो, एक जिनका डायमीटर 2.5 हो। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन के हम ऑक्साइड को यूज करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। तो ये 8 ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनके लेवल्स को हम मापते हैं, और उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिटी या कौन सा शहर है वो कितना शुद्ध है एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए एक नई तरह की सीमेंट बनाई है जो कि इको फ्रेंडली सीमेंट है, जो इंडिया में बनाई गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम सिर्फ हम नाम याद रखेंगे, जो कि कौन सा है? जियो सीमेंट। ओके, JIO वाला जियो नहीं है, ये है GEO, जियो। वेल्स जो है आपकी, ये कैसे ब्रीथ करती है? वेल्स के अंदर एक ब्लो होल प्रेजेंट होता है जो कि उनके बैक की तरफ सिचुएटेड होता है, वहां से ये सांस लेती हैं। WHO के अकॉर्डिंग परमिसिबल लेवल्स क्या हैं पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन के पर क्यूबिक मीटर में? तो 25 मिलीग्राम्स पर क्यूबिक मीटर जो है, ये सबसे ज़्यादा लेवल जो है वो परमिसिबल है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कहीं पे भी। मेजर कंपोनेंट्स पार्टिकुलेट मैटर के क्या हैं? तो पार्टिकुलेट मैटर के अंदर बेसिकली क्या होता है, अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं एक जगह, जैसे कि आपके सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया है, सोडियम क्लोराइड है, ब्लैक कार्बन है, मिनरल डस्ट है, वाटर है। तो ये सारे जब मिल जाएंगे पूरा एक कंपोजिशन बना लेंगे, उससे हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर।
सबसे ज़्यादा हेल्थ डैमेजिंग पार्टिकल्स कौन से होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर जिनकी साइज़ या तो 10 माइक्रोन हो या 10 से कम हो। इसीलिए हमने क्या किया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमने एक तो पार्टिकुलेट मैटर 10 की साइज़ मापी थी और दूसरी हमने नापी थी 2.5। ठीक है, तो ये सारे ही क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, 10 साइज़ वाले और 10 से कम साइज़ वाले भी। ओके, आपको बताना है वो स्टेट जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, जिसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आप बोलो वो स्टेट बताना है आपको जिसके एरिया के कंपैरिजन में उसका फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा हो, तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम का जो टोटल एरिया है उसका 88.93%, यानी कि ऑलमोस्ट 89% जो है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी इंदौर इंडिया की, वो है इंदौर। तो ऑब्वियसली ये क्लीनेस्ट सिटी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में नापी गई होगी। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए फ्रेश एग इज पुट इन सॉल्ट वाटर? अगर आप एक फ्रेश एग को सॉल्ट वाटर में पुट कर दोगे तो वो तैरने लगेगा, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो आज के MCQs जो हैं 100 यहीं पे खत्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।